गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं? पढ़ाई लिखाई सबका हो रहा है? माई सेल्फ दीपक कुमार। टुडे वी आर हियर टू लर्न वर्क एंड एनर्जी, क्लास 9 फिजिक्स। वर्क एंड एनर्जी हम लोग पढ़ने वाले, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क डन हम लोग पढ़ेंगे। क्या होता है वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, हम समझाते हैं आपको। ओके, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी हो गया। तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी में क्या होता है कि जब कभी बॉडी कहाँ जाता है, अपवर्ड जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में जाता है। बॉडी कहाँ जाता है, अपवर्ड जाता है। किधर जाता है, अपवर्ड। बॉडी ऐसे मान लो कि अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस है ना। अर्थ सरफेस से कहां जा रहा है, बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। अब बॉडी किधर जा रहा है, बॉडी का मूवमेंट इधर हो रहा है। ठीक है, और अर्थ सरफेस ही ऐसे का पूरा मूवमेंट, तो उसको हम कहेंगे अगेंस्ट ग्रेविटी। या फिर कोई आदमी मान लो स्टेयर पे चल रहा है, ऐसे ऐसे इस तरह से, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इस कंडीशन में इसको कहते हैं वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। तो क्या लिखेंगे, व्हेन एनी बॉडी moving upward कोई अगर बॉडी कहां मूव कर रहा है, अपवर्ड मूव कर रहा है। कैसे मूव कर रहा है, अपवर्ड मूव कर रहा है। then work done is said to be work done against gravity, work done against gravity। ठीक है, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी क्या हो गया भाई, तो जब कहीं बॉडी कहां जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है। तो दिख रहा सबको, अपवर्ड नहीं दिख रहा है, चलो यहाँ पे लिख देते हैं अपवर्ड। ठीक है, मूविंग अपवर्ड। ठीक है, अपवर्ड। देन वर्क डन इज सेड टू बी वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। जब भी कोई चीज ऊपर जा रहा था, फार्मूला अगर हम देखते हैं तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी क्या होता है, तो वर्क इज इक्वल टू, हम लोगों को पता है कि होता है Fs, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। देन वर्क F क्या हो जाएगा, ma हो जाएगा, एंड S बिकम h। S क्या हो जाएगा, h, बिकॉज़ वी आर गोइंग टू अप सम हाइट, कुछ हाइट पे जा रहे हैं, तो S बिकम h। S क्या हो जाएगा आपका, h हो जाएगा, एंड W m g h, y बिकम g। a क्यों g हो जाएगा, क्योंकि ये जो एक्सेलरेशन होता है, तो एक्सेलरेशन कब लेते हैं हम लोग, इस तरह का हॉरिजॉन्टल के लिए लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन है, वर्टिकल जब ऊपर जाएगा तो ऊपर की कंडीशन में, जब वर्टिकल ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, तो उस कंडीशन में g रिमेन फिक्स्ड, एंड g इज का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। इसीलिए जब ऊपर जाएगा तो उसमें कौन सा एक्सेलरेशन लगेगा, जो एक्सेलरेशन लगेगा, या बॉडी जब नीचे आएगा तो उसमें जो एक्सेलरेशन लगेगा उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि स्मॉल g कहते हैं। क्या कहते हैं, स्मॉल g कहते हैं। तो ये हो गया आपका वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। अब देखो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी नेगेटिव कब होगा, जब g का वैल्यू नेगेटिव, क्योंकि हाइट तो नेगेटिव हो नहीं सकता, मास नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। मास एंड हाइट नेवर बी नेगेटिव, मास और हाइट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो नेगेटिव कौन होगा यहाँ पे, g नेगेटिव होगा। g क्या होगा, नेगेटिव होगा। हाइट नेगेटिव कब होगा, जब नीचे जाएंगे, उसकी बात नहीं करेगा। g कब नेगेटिव होगा, व्हेन इट गोज अपवर्ड, जब ऊपर जाएगा। ठीक है, व्हेन एनी बॉडी गोज अपवर्ड, व्हेन एनी बॉडी गोज अपवर्ड, है ना, गोज अपवर्ड, देन g इज नेगेटिव, है ना। तो g क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, मतलब g माइनस हो जाएगा। वर्क क्या हो जाएगा, वर्क विल बी नेगेटिव, वर्क विल बी नेगेटिव। वर्क क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। जब भी कोई बॉडी ऊपर जाएगा तो उस कंडीशन में वर्क क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। व्हेन एनी बॉडी कम्स डाउनवर्ड, है ना, कम्स डाउनवर्ड, देन g इज पॉजिटिव। तो g क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, मतलब क्या हो जाएगा, वर्क विल बी पॉजिटिव। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई बॉडी ऊपर जा रहा है, किसी बॉडी को ऊपर लेके जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि ऊपर लेके जा रहे हैं, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स उसको कहां खींच रहा है, नीचे की ओर खींच रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वर्क डन हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि मोशन किसी और डायरेक्शन में हो रहा है, फोर्स किसी और डायरेक्शन में लग रहा है। उस कंडीशन में वर्क डन क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिव हो जाएगा। पॉजिटिव वर्क के लिए क्या होगा कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में अगर बॉडी मूव कर रहा है तो वर्क डन क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्क डन आपका पॉजिटिव हो जाएगा। गॉट इट। तो नेगेटिव और पॉजिटिव का कांसेप्ट यहां से भी आ जाता है कि वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी के लिए क्या फार्मूला होगा, कि जब कोई बॉडी को ऊपर लेकर के जाएंगे तो फार्मूला ये यूज करेंगे। नेगेटिव कब लेंगे, g का वैल्यू तो आपको मैंने बताया था पिछले चैप्टर में। नेगेटिव कब होगा, जब बॉडी गोज अपवर्ड। ठीक है, जब बॉडी ऊपर जाएगा तो नेगेटिव होगा, बॉडी ऊपर से नीचे आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो गया आपका वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क डन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वर्क डन व्हेन फोर्स अप्लाइड ऑब्लिकली टू द बॉडी।
जब फोर्स ऑब्लिकली बॉडी पे अप्लाई होगा तो उस कंडीशन में किस तरह का वर्क डन होता है वो हम लोग देखेंगे। इसको रेज कर दे। ओके तो मैं देख रहे हैं वर्क डन व्हेन फोर्स अप्लाइड ऑब्लिकली। वर्क डन देखेंगे तो फोर्स अप्लाई कैसे होगा, ऑब्लिकली अप्लाई होगा। ऑब्लिकली का मतलब क्या होगा, विद सम एंगल। ठीक है, ऑब्लिकली का मतलब क्या होगा, विद सम एंगल, विद सम एंगल, है ना, कुछ एंगल के साथ अगर फोर्स लगता है तो उसे हम कहते हैं ऑब्लिकली। बात समझ में आ रहा है। जैसे कि एंगल कहने का मतलब क्या होगा कि जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बॉडी का इस तरफ हो रहा है और फोर्स इस डायरेक्शन लग रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, तो फोर्स किसी दूसरे डायरेक्शन में लग रहा है, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट, है ना, डिस्प्लेसमेंट यहाँ से हमारा फोर्स इस डायरेक्शन लग रहा है, फोर्स इस डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन हो रहा है, तो हम कहेंगे ऑब्लिकली फोर्स। ये मान लो कुछ एंगल के साथ लग रहा है जिसका नाम है थीटा, कुछ एंगल के साथ लग रहा है जिसका नाम है थीटा, जिसको हम कहेंगे ऑब्लिकली। क्या कहेंगे इसको हम, ऑब्लिकली कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑब्लिकली, कुछ एंगल के साथ इसमें फोर्स लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब हम लोग देखते हैं डिस्प्लेसमेंट होगा, ऑब्लिकली फोर्स लग रहा है इसके, तो क्या करेंगे अभी, चलो। तो इसका फार्मूला क्या होता है कि वर्क डन अगेंस्ट ऑब्लिकली, वर्क डन व्हेन फोर्स अप्लाइड ऑब्लिकली, तो होता है Fs cos थीटा। क्या होता है, Fs cos थीटा। वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, Fs cos थीटा होता है। वर्क इज इक्वल टू होता है Fs cos थीटा। इसको हम ड्राइव करेंगे कि वर्क इज इक्वल टू Fs cos थीटा हुआ तो कैसे हुआ। चलिए देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा। फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, आपका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन, वर्क इस डायरेक्शन हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन हो रहा है। बात समझ में आ रहा है, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब कि कुछ फोर्स इधर लग रहा है और कुछ फोर्स इधर लग रहा है, दो डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, कुछ फोर्स इधर और कुछ फोर्स इधर लग रहा है, दो डायरेक्शन में फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो गया। जब दो डायरेक्शन में फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो ये फोर्स से कोई मतलब नहीं रहा, अब इस फोर्स से कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि डायरेक्शन इस तरफ हो रहा है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट ये हो गया, तो फोर्स का भी डायरेक्शन हम इसी डायरेक्शन में लेंगे, फोर्स भी हमारा कौन सा डायरेक्शन होना चाहिए, इसी डायरेक्शन में होना चाहिए। तो इस डायरेक्शन के कारण से इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा, पहले वो हम कंपोनेंट निकाल लेंगे। ठीक है, जहां से इसके लिए क्या करेंगे, हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इसको बना लेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बना लेंगे इसको हम, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। थीटा के सामने वाले को क्या कहते हैं, P, और 90 के सामने वाले को क्या कहते हैं, हाइपोटेनस, और बचा जो रह गया वो क्या हो गया तुम्हारा बेस। थीटा के सामने वाले को परपेंडिकुलर, ठीक है, ये जो आपका थीटा है उसके सामने वाले को परपेंडिकुलर कहते हैं, बताएंगे ट्रिगोनोमेट्री का रूल है। 90 के सामने वाले को हाइपोटेनस कहते हैं और बचा हुआ को बेस कहते हैं। इसको पाइथागोरस थ्योरम भी हम लोग कहते हैं। पाइथागोरस थ्योरम के बेसिस पे हम लोग ये सब चीजों को आइडेंटिफाई करते हैं। अब यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हम लोग को ध्यान देना है, तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हम यहाँ पे लिख रहे हैं आपका, एक होता है cos थीटा, जिसमें होता है कि b/h, cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है b/h, sin थीटा इज इक्वल टू होता है p/h। ठीक है, आपका यहाँ पे एक ही काफी है, b/h ही काफी है। cos थीटा जो होता है फार्मूला होता है cos थीटा इज इक्वल टू b/h। अब देखिए हमको ये फाइंड करना है, ध्यान देखो, ये मतलब b फाइंड करना है एंड वी हैव h, हमारे पास ये है, हमको ये फाइंड करना है, हमारे पास ये है और हमको ये फाइंड करना। तो हम क्या लगाएंगे इसमें, b और h का रिलेशन, तो b और h का रिलेशन किसमें, cos में रिलेशन है, तो हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा b/h। तो b कौन सा, देखो ये वाला b का b हो जाएगा, और h तुम्हारा b मतलब यहाँ से अगर नाम देना चाहेंगे तो a b c, ऐसे अगर हम देना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको ab हो जाएगा, ab बाय ये जो आपका हो जाएगा ac हो गया, यानी cos थीटा। तो अगर आप AB फाइंड करना चाहोगे, क्योंकि हमको चाहिए कौन, AB चाहिए ना, अगर आप AB फाइंड करना चाहोगे तो AB इज इक्वल टू क्या हो गया, AC cos थीटा, AB इज इक्वल टू AC cos थीटा। AC की जगह पे क्या हो जाएगा, फोर्स F cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा, AB का AB रह जाएगा। चलिए AC की जगह लिख देंगे। अब देखो जब वर्क हम निकालेंगे इस तरफ, तो वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क इज इक्वल टू हमारा ओल्ड पुराना था फार्मूला क्या था, वर्क इज इक्वल टू फार्मूला था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स जो इस तरफ जो फोर्स लग रहा है कितना लग रहा है, F cos थीटा लग रहा है, इसको हम लिख सकते हैं, फोर्स जो इस तरफ लग रहा है उसको हम क्या लिख सकते हैं, F cos थीटा, और डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा S था ही, यहां से यहां तक कैसी था ना डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपका S था, तो यहां पे क्या फाइंड करेंगे, S फाइंड करेंगे, तो क्या आ जाएगा Fs cos थीटा। क्या हो गया, Fs cos थीटा हो गया, ये आपका हो गया वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी का फार्मूला। चलिए ग्रेविटी बोल रहे हैं, व्हेन फोर्स अप्लाई ऑब्लिकली, जब फोर्स ऑब्लिकली अप्लाई होगा तो उस कंडीशन में ये आपका फोर्स अप्लाई फार्मूला यूज करना पड़ेगा किस चीज के लिए, तो वर्क के लिए आपका जो फार्मूला होगा Fs cos थीटा हो जाएगा। जब कोई फोर्स कैसे वर्क करेगा, ऑब्लिकली वर्क करेगा, तो बट समझ में आ गया कुछ, व्हेन वर्क अप्लाई ऑब्लिकली, ठीक है, जब व्हेन फोर्स अप्लाई ऑब्लिकली देन वर्क डन का फार्मूला होगा Fs cos थीटा होगा। यहां पे हम कुछ क्या करेंगे, cos थीटा का वैल्यू लिख देंगे, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, कुछ cos थीटा का वैल्यू लिख देंगे कि cos थीटा का कुछ वैल्यू क्या-क्या होता है, ठीक है, जो आपको पढ़ना है, और उसके बाद फिर हम कुछ डिस्कशन और करेंगे। इसको नोट कीजिए फटाफट जल्दी से, इरेज करेंगे हम।
ठीक है, लिख लिए? ओके, लिखिए जल्दी से। चलो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, सीखेंगे कि cos थीटा का वैल्यू कुछ हम निकालते हैं, कैसे किसका किसका होता है वैल्यू वो देख लेते हैं। होता तो बहुत सारे का है, लेकिन कुछ का वैल्यू हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, ये आपका है ऐसे, यहाँ पे करेंगे cos थीटा, ठीक है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, 60 डिग्री और उसके बाद 90 डिग्री। ठीक है, cos 0 का वैल्यू होता है 1, इसका वैल्यू होता है √3/2, इसका वैल्यू होता है 1/√2, इसका वैल्यू होता है 1/2 और इसका वैल्यू होता है 0। ठीक है, ये 3-4 का वैल्यू याद रखना, 0 का, 30 का, 45 का, 60 का, 90 का। और बाकी इसके सिवा अगर कुछ देता है दूसरा तो उसका वैल्यू आपका क्या रहेगा, ऑलरेडी गिवन रहेगा। इसके सिवा अगर कुछ और देगा तो उसका वैल्यू क्या रहेगा, गिवन रहेगा। एक वैल्यू और हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, लास्ट वैल्यू देखेंगे हम लोग, cos 180 का वैल्यू कितना था, -1। ठीक है, नेगेटिव और किसी से तो होता है, जैसे ऐसे हो गया, देखो इस तरफ और इस तरफ, इधर मान लो फोर्स लग रहा है और इधर मान लो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। जब 180 डिग्री हो गया तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, आपका अपोजिट हो गया। तो cos यहाँ पे देखो, fs cos थीटा, फार्मूला क्या लगाएंगे, fs cos थीटा, तो f कुछ रहेगा, s रहेगा, cos 180 डिग्री, तो क्या हो जाएगा भाई, fs और इसका -1, तो -fs हो जाएगा। ठीक है, माइनस हो गया, नेगेटिव और w इक्वल टू क्या हो गया, नेगेटिव आ गया, वर्क माइनस हो गया। तो इस कंडीशन में आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीजें हो गई। दूसरा चीज मैंने बताया था जीरो वर्क का, कि जीरो वर्क में अगर मान लो कि आपका इधर ऐसे कुछ डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है और फोर्स अगर इस तरफ लग रहा है, फोर्स अगर इस तरफ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट अगर इस तरफ हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, फोर्स इस तरफ, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों वर्क डन जीरो होगा भाई, देखिए fs cos थीटा होता है, तो f रहेगा, h रहेगा और cos कितना डिग्री, 90 डिग्री, तो f s cos 90 का वैल्यू 0 बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो इस कंडीशन में भी जीरो वर्क आपका होता है जब परपेंडिकुलर ऐसे वर्क काम करता है। चलिए और कुछ बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे, कौन कौन से कंडीशन में कौन कौन सी चीज वर्क निकल आएगा। चलिए एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जो सेलेस्टियल बॉडी जो प्लैनेट के चारों तरफ घूम रहा है या सन के चारों तरफ जो आपके अर्थ घूम रहे हैं, वो सारे के सारे जीरो वर्क के एग्जांपल है। किसके एग्जांपल है, जीरो वर्क के एग्जांपल है। क्यों जीरो वर्क के एग्जांपल है वो, क्योंकि वो सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं। जैसे मान लो ये सन है, ये सन आपको दिख रहा है, ये चारों तरफ कौन घूम रहा है, अर्थ घूम रहा है। अब देखो इस पे जो फोर्स लग रहा है कैसे लग रहा है, परपेंडिकुलर लग रहा है। वैसे ये चाह रहा है इधर जाना, ठीक है, परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है। देखो परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है कि लग रहा है, जब परपेंडिकुलर फोर्स लगे, जब परपेंडिकुलर फोर्स लगे तो उस कंडीशन में आपका जो वर्क डन होगा क्या हो जाएगा, जीरो वर्क हो जाएगा, जीरो वर्क हो जाएगा। कौन सा वर्क हो गया, जीरो वर्क हो गया। क्यों जीरो वर्क हो गया, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, 90 डिग्री लग रहा है ना, fs cos थीटा। देखो ये मोशन ऐसे कर रहा है, इधर जाना चाह रहा है, फोर्स इस तरफ लग रहा है, फोर्स इधर, फोर्स का डायरेक्शन ये है और मोशन ये है, मोशन ये है और फोर्स ये। तो उस कंडीशन में आपका वर्क क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो जब भी कोई फोर्स परपेंडिकुलर लगता है तो उस कंडीशन में वर्क आपका जीरो होता है। ठीक है, कॉमन सा एग्जांपल है, पॉटर का एग्जांपल लेते हैं कि पॉटर अपने हेड पे कोई चीज रखता है, तो हेड पे जब रखता है तो ये ऐसे फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है या डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और उसका मोशन फॉरवर्ड ऐसे आगे चल रहा है। तो आगे या पीछे चल रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, फोर्स अपवर्ड, मोशन इस तरफ, तो एक दूसरे का क्या होगा, परपेंडिकुलर हो गया 90 डिग्री पे। 90 डिग्री पे होगा तो उस कंडीशन में वर्क डन जीरो हो जाएगा। तो वर्क डन उस कंडीशन में उसका जीरो होता है। लेकिन पॉटर के साथ ऐसा कहानी नहीं है, वो लेके जाएगा वैसा, उसको पैसा देना पड़ेगा, उसको बोलोगे वर्क डन जीरो तो आपको मार पड़ जाएगी। ठीक है, तो वर्क डन आपके फिजिक्स के लिए कुछ और हो सकता है और रियल लाइफ में वर्क डन कुछ और होता है। लेकिन फिजिक्स के भाषा में वर्क डन दिखना चाहिए, काम हो रहा है कहीं हो रहा है, पॉटर लेके जा रहा है दिख रहा है, लेकिन फिजिक्स का अगर हम फार्मूला यूज करेंगे तो उस कंडीशन में देखेंगे कि वर्क डन उसका क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। बात समझ में आ गई। तो वर्क में लगभग सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। वर्क में हम लोगों ने नेगेटिव वर्क देखा, पॉजिटिव वर्क देखा, जीरो वर्क देखा, ठीक है, वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी देखा, वर्क व्हेन फोर्स अप्लाइड ऑब्लिकली हमने देखा। ये सारी चीजें डील हो गई, ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर। नेगेटिव वर्क का एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया, जीरो वर्क का मैंने एग्जांपल यहाँ पे दिया। पॉजिटिव वर्क का क्या एग्जांपल होगा कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन का पॉजिटिव वर्क का एग्जांपल हो गया। ठीक है, ये सारे चीज क्लियर हो गए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसके साथ, एनर्जी के साथ। एक नया टॉपिक है इसमें, वर्क एंड एनर्जी। दिख रहा है आपको, वर्क एंड एनर्जी। तो वर्क का टॉपिक खत्म हो गया, एनर्जी आपका बाकी है।
ठीक है। तो एनर्जी के साथ हम लोग नए वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तो हम लोग एनर्जी के साथ मिलेंगे। पढ़ाई करते रहिए, हैव अ गुड डे। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग कुछ ऐसे चीजों का नाम लिखेंगे, वर्क का नाम लिखेंगे जो कि रियल लाइफ में वर्क है नहीं, रियल लाइफ में वर्क है लेकिन फिजिक्स के लैंग्वेज में वर्क नहीं है। कुछ होमवर्क आपको दिया जा रहा है कि आप कुछ ऐसे क्वेश्चंस लिखिए, ऐसा कुछ ऐसा वर्क लिखिए जो कि फिजिक्स के भाषा में वर्क नहीं है लेकिन रियल लाइफ में उसको वर्क के रूप में काउंट किया जाता है। इट इज योर होमवर्क। ओके, पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसके साथ, एनर्जी के साथ। हैव अ नाइस डे।